प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले आप सभी छात्रों का आज की कक्षा में स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों में नागरिक शास्त्र विषय में आए हुए प्रश्नों के हल का। अब तक हम सभी लोगों ने वर्ष 2003 के दो भागों यानी प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 61 तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम प्रश्न संख्या 61 से लेकर के प्रश्न संख्या 85 तक का अध्ययन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे तथा उसका सर्वमान्य हल खोजने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 61 से। प्रश्न संख्या 61 आप देखिए है कि सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है। इस प्रश्न में पूछा है कि सभ्य समाज जो है यह है सिविल सोसाइटी। इसी के बारे में पूछा है कि यह जो 4 विकल्प आपके सामने हैं इसमें से सिविल सोसाइटी किसकी एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है। आप देखिए 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला जो है हीगल के अनुसार, दूसरा ख बेंथम के अनुसार और ग ग्रामशी के अनुसार और घ लेनिन के अनुसार। इसमें जो उत्तर सही है वह है बेंथम के अनुसार। बेंथम जो है एक उपयोगितावादी विचारक है। कैसा विचारक है? उपयोगितावादी। और उपयोगितावादी विचारकों की ये विशेषता होती है कि ये कहते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख जो है हर चीज का मापदंड होना चाहिए। और उपयोगितावादी ये मात्रात्मक बात करते हैं, यानी जिस कार्य को करने में अधिक लोगों को सुख मिलता है वह कार्य उचित है, अन्यथा वह अनुचित है। यद्यपि उपयोगितावादी विचारक भी उदारवाद से संबंधित रहे हैं, लेकिन जो बेंथम है यह व्यक्ति और राज्य के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। इनके बीच जो मध्यवर्ती संस्थाएं होती हैं उन पर बात नहीं करता है। अब यहां आप जान लें कि सिविल सोसाइटी है क्या। सिविल सोसाइटी के अंतर्गत वे जागरूक या सक्रिय नागरिक आते हैं जो समूह संगठनों के रूप में एकीकृत होते हैं, जो व्यक्ति और एक तरफ जो है राज्य है और दूसरी तरफ व्यक्ति है। ये जो आपके सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं ये राज्य व्यक्ति के ये जो है बीच में इनकी स्थिति होती है। ये समूह या संगठन है जो व्यक्ति या समाज के हितों के लिए कार्य करते हैं। यही जो है नागरिक समाज है। नागरिक समाज की जो अवधारणा है यह उदारवादी चिंतन की प्रमुख विशेषता है। आप देखिए कि जो यह आपका सिविल सोसाइटी है, यह सिविल सोसाइटी के माध्यम से यह सरकार पर नियंत्रण लगाने का भी कार्य होता है और लोगों के अधिकारों के लिए यह सिविल सोसाइटी लड़ने का भी काम करता है। आज जिस सिविल सोसाइटी की आप बात करते हैं इसका जो जन्म का जो स्रोत रहा है, इसका स्रोत जो रहा है वह जो है बहुलवाद रहा है। बहुलवादी विचारधारा के बारे में आप जानते हैं कि यह एक ऐसी विचारधारा थी कि जो संप्रभुता के एकलवाद यानी राज्य की सर्वोच्चता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया तथा कहा कि व्यक्ति के निष्ठा या व्यक्ति
का जो निष्ठा का स्रोत है वह एकमात्र राज्य नहीं बल्कि अन्य समूह हैं। व्यक्ति की संपूर्ण भलाई का काम केवल राज्य ही नहीं करते हैं बल्कि अन्य समूह भी करते हैं। वहीं से जो है वर्तमान में जो है आपका ये सिविल सोसाइटी की संकल्पना आती है। आप यहाँ देखिए कि हीगल ने सिविल सोसाइटी की बात कही है। हीगल ने जिस सिविल सोसाइटी की बात कही, उसने जब अपने आदर्शात्मक चिंतन का प्रारंभ किया द्वंद्ववाद के माध्यम से, उसने बताया कि मानवीय विकास का जो मूल तत्व है वह क्या है? प्रत्यय है, यानी विचार है जो द्वंद्वात्मक पद्धति से आगे बढ़ता है। आधार के रूप में उसने परिवार की बात कही। किसने? हीगल ने। और यह परिवार, इसका उसने बताया कि इसका गुण जो है, इसमें जो है परार्थवाद है। परार्थवाद, परार्थवाद यानी परिवार के सदस्य दूसरे के लिए अपना सब कुछ, यानी परिवार के सदस्य के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन यह परार्थवाद जो है संकीर्ण क्षेत्र में है। संकीर्ण क्षेत्र में, इस संकीर्ण क्षेत्र में होने के नाते यह परिवार के व्यक्तियों तक ही यह सीमित है। वहीं पर जब कहता है कि दूसरा जो विकास का चरण कहता है वह जो है नागरिक समाज की बात करता है। नागरिक समाज, इस नागरिक समाज में की जो विशेषता है, इसका जो क्षेत्र है वह तो विस्तृत है, विस्तृत। लेकिन नागरिक समाज के जो क्रियाकलाप होते हैं वे स्वार्थवाद पर आधारित होते हैं और इनमें परस्पर संघर्ष जब होता है तब राज्य का जन्म होता है, जो इसका परार्थवाद और इसका विस्तारवाद लेकर के जो है विश्व के समक्ष आता है। इसीलिए राज्य को जो है हीगल धरती पर ईश्वर का अवतरण भी कहता है। तो यहाँ हीगल ने जो है आपके सिविल सोसाइटी की बात कही है। ग्रामसी के अनुसार जो है, ग्रामसी कहता है कि सिविल सोसाइटी के अंदर जो है आप धर्म को रख सकते हैं, चर्च को रख सकते हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं, इनके माध्यम से जो पूंजीवादी समाज है, सोसाइटी है, वह अपनी वैधता इन्हीं के माध्यम से स्थापित करता है। यानी ये जो है ये सहमति की संस्थाएं हैं जो जस्टिफाई करती हैं कि इस पूंजीवाद को, और इसके माध्यम से जो है वैधता स्थापित होता है। तो ग्रामसी भी जो है बात करता है आपके सिविल सोसाइटी की। अब बात यहाँ लेनिन की हो रही है। लेनिन ने जो है नागरिक समाज को देखा कि जब सर्वहारा की क्रांति हुई, क्योंकि नागरिक समाज जो है ये बुर्जुआ वर्ग से संबंधित है और यह जो है इसे जो है समाप्त हो जाना चाहिए और ऐसे जो है सर्वहारा के जो है अधिनायकवाद में इसका कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। इस तरह लेनिन हुआ आपका जो है ग्रामसी हुआ और हीगल हुआ। ये तीनों जो विचारक हैं ये नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी की बात करते हैं। जहां जो है हीगल आदर्शवाद की स्थिति में सोसाइटी की बात करता है, वहीं ग्रामसी और लेनिन मार्क्सवादी स्थितियों में सिविल सोसाइटी की बात करते हैं। तो आप अब समझ गए होंगे इस प्रश्न के उत्तर को। अब 62 यानी 62वां प्रश्न है कि बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र की कौन सी विशेषता बताई है? ए, एक प्रतिदिन के जनमत संग्रह के रूप में, बी, एक कल्पित समुदाय के रूप में, सी, हमारे युग के भ्रम के रूप में, और डी, एक सामाजिक संविदा के रूप में। तो इसमें विशेषता जो बताई है, इसमें विकल्प संख्या बी यही जो है सही है। बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र को जो है एक कल्पित समुदाय बताया।
कल्पित समुदाय। अब यहाँ कल्पित समुदाय का क्या अर्थ है? यानी एक राष्ट्र एक ऐसा समुदाय है जो मानसिक कल्पना पर आधारित है। मानसिक कल्पना पर आधारित है। राष्ट्र जो है इसमें जो रहने वाले व्यक्ति होते हैं ये मानसिक स्तर पर एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं, किंतु ये एक दूसरे को जानते नहीं। यानी बिना जाने ही जो है अपने को जो उस राष्ट्र के रूप में संगठित लोग होते हैं एक मानसिक अवधारणा के रूप में राष्ट्र को पहचानते हैं। और यह जो राष्ट्र होता है यह असीमित नहीं होता, असीमित नहीं, बल्कि इसकी सीमा होती है। जैसे आप देखिए भारत जो है एक राष्ट्र है। भारत के रहने वाले लोग जो हैं विविध जाति के हैं, विविध धर्म के हैं, विविध समुदाय के हैं, विविध क्षेत्र के हैं, विविध भाषा के हैं। ये सारे लोग अलग अलग हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन भारत में जब राष्ट्र की बात कही जाती है तो सभी लोग जो है एकत्व की भावना महसूस करते हैं, यानी एकता की भावना महसूस करते हैं। तो ये जो है यह जो भावना है यह एक कल्पना के रूप में होता है जिससे लोग अपने को एक महसूस करते हैं, अलग महसूस नहीं करते हैं। इसी तरह दुनिया के जितने भी राष्ट्र हैं वो सभी जो है एक निश्चित सीमा में हैं। भारत की भी अपनी एक सीमा है जिसके अंतर्गत वह अपने संप्रभु शक्ति का प्रयोग करता है। तो आपने देख लिया होगा कि बेनेडिक्ट एंडरसन जो विचारक है यह राष्ट्र को एक कल्पित समुदाय के रूप में मानता है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, 63वां प्रश्न है कि निम्न में से किसने ग्रीन के राज्य विषयक विचारों की व्याख्या की है? मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में के लिए अधिकार आवश्यक है तथा अधिकार राज्य की बात करते हैं। ए जे.एच. लास्की, बी आर.एम. मैकावर, सी ई बार्कर और डी एस.एम. लिप्सेट। तो इसमें उत्तर जो सही है वह है बार्कर। बार्कर ने ही जो है व्याख्या की है कि ग्रीन का जो चिंतन है उसमें मानव चेतना की बात कही गई है। मानव चेतना, इस मानव चेतना की खास बात होती है कि यह मानव चेतना जो है आज़ाद रहना चाहती है, आज़ाद रह के अपना विकास करना चाहती है। तो यहाँ पर यह मानव चेतना क्या चाहती है? स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता को जो है हम अधिकार के रूप में वर्णित करते हैं। जिस तरह से समानता का अधिकार, अन्य कई अधिकार हैं, उसी तरह से स्वतंत्रता भी एक अधिकार के रूप में सामने आती है। बगैर स्वतंत्रता के जीवन का सर्वोत्तम विकास नहीं हो सकता है। यानी व्यक्ति अपनी चेतना के द्वारा जो भी कुछ निर्धारित करता है उसके अनुरूप आचरण व्यक्ति नहीं कर सकता है यदि स्वतंत्रता ना मिले उसे। तो मानव चेतना जो है उसकी मूल विशेषता है उसे स्वतंत्रता की जरूरत होती है। और स्वतंत्रता किस रूप में आपके सामने आता है? अधिकार के रूप में आता है। क्योंकि स्वतंत्रता जब अधिकार के रूप में आया तो इन अधिकारों की रक्षा करना भी जरूरी हो जाता है। तो जब रक्षा करना जरूरी हो जाता है तो राज्य का आवश्यकता पड़ता है कि राज्य जो है वह अधिकारों की रक्षा करे। इस तरह से बार्कर ने ग्रीन के स्वतंत्रता विषयक विचारों की व्याख्या करते हुए कहा कि जो मानव चेतना है यह चेतना क्या चाहती है? स्वतंत्रता चाहती है। और स्वतंत्रता में क्या है? अधिकार निहित है। और जब अधिकारों की बात कही जाती है तो अधिकारों की सुरक्षा संरक्षा के लिए राज्य की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए राज्य जो है वह आवश्यक है। यहीं से जो है आपके लोक कल्याणकारी राज्य के विकास
प्रारंभ होता है, क्योंकि ग्रीन जो है अब बात कर रहा है कि राज्य की, और राज्य जो है चूंकि मानव विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। और अब आप समझ गए होंगे कि ई बारकर इसमें उत्तर क्यों सही है। प्रश्न संख्या 64 है कि मानव अधिकारों की धारणा की निम्न में से किस एक परिप्रेक्ष्य में आलोचना की गई है? ए सार्वभौमवाद, बी सांस्कृतिक पहचान, सी पंथ निरपेक्षता और डी व्यक्तिवाद। तो आप देखिए कि इसमें जो उत्तर सही है वह जो है सार्वभौमवाद के आधार पर मानव अधिकारों की आलोचना की गई है। मानव अधिकारों की यह मांग है कि विश्व में जितने भी मनुष्य जाति है सबके लिए एक निश्चित सर्वमान्य अधिकार होना चाहिए, जिससे वह अपना या अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास कर सके। किंतु आप देखिए कि जो मानव अधिकारों की परिभाषा गढ़ी गई है वह परिभाषा पश्चिमी लोकतंत्र के मापदंड पर आधारित है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे राष्ट्र हैं, हर राष्ट्रों में अपने तरह की अलग अलग परिस्थितियां हैं, सामाजिक आर्थिक स्थितियां हैं, तमाम तरह की समस्याएं हैं। इसलिए अलग अलग देशों का मानवाधिकार के संदर्भ में अलग अलग तर्क होता है। इसी कारण जो है सार्वभौमवाद के आधार पर जो है मानव अधिकारों की आलोचना की गई है। तो इसको आप समझ गए होंगे, इस प्रश्न का उत्तर ए सही है। अब अगला प्रश्न है कि 65वां, विधि के शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है वह है ए मूल विषयक, बी प्रक्रियात्मक, सी वितरणात्मक और डी प्रतिमानित। तो आप यहाँ देखिए कि इसमें जो उत्तर सही है वह है प्रक्रियात्मक यानी प्रोसीड्यूरल। तो विधि का शासन आप देखिए कि डायसी का नाम आपने सुना होगा, इसने जो है विधि के शासन की बात कही थी, विधि के शासन की बात कही थी। तो विधि के शासन जो होता है वह प्रक्रियात्मक होता है, यानी कानून के नज़र में ना तो कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा है। कानून के समक्ष यानी कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। कानून के आधार पर निर्णय अथवा न्याय दिए जाते हैं, ना कि भेदभाव के आधार पर, चाहे वह व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो या कितना कमजोर ना हो। कानून की नज़र में सभी व्यक्ति जो है बराबर हैं। विधि का शासन यह बताता है कि विधि की सर्वोच्चता होती है, सर्वोच्चता, और विधि के साथ जो है किसी व्यक्ति के साथ विधि के शासन में भेदभाव नहीं होता है। और न्याय यानी न्यायपालिका होगी और विधि के शासन में प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय किया जाएगा। तो ये जो प्रक्रियात्मक है, प्रक्रियात्मक न्याय का होता है कि उसकी एक प्रक्रिया है, एक निश्चित तौर तरीका है, एक निश्चित नियम है, उन्हीं नियमों के अधीन जो है निर्णय दिए जाएंगे, ना कि मनमाने तरीके से दिए जाएंगे। यह है विधि का शासन, कानून का शासन। इसमें किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा नहीं चलती है, बल्कि कानून की तर्कसंगतता इसमें जो है चलती है, कानून का नियम चलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध रखता है? ए सैनिक विधि, मार्शल लॉ, बी न्यायिक सर्वोच्चता, सी संविधानवाद और डी शक्ति का पृथक्करण। तो इसमें देखिए कि जो विधि का शासन है, विधि के शासन की व्याख्या अभी आपको हमने बताया। तो यह विधि का शासन जो है इसमें सी ऑप्शन सही है, जो संविधानवाद से संबंधित है। यानी
विधि के शासन में जो संविधान होता है, संविधान संविधान जो होता है, इसमें जो है नियम और कानून होते हैं, और ये नियम कानून सर्वोच्च होते हैं, और ये नियम जो कानून होते हैं निर्णय या न्याय इन्हीं कानूनों के आधार पर जो है दिया जाता है। इस तरह से किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। तो इसमें जो है विधि जो है सर्वोच्च होती है, ना कि व्यक्ति सर्वोच्च होता है। यही संविधानवाद जो है यह विधि के शासन से इसका घनिष्ठ संबंध है। प्रश्न संख्या 67, हीगल ने सभ्य समाज को देखा ए विशिष्टता के साकार रूप में, बी एकता के साकार रूप में, सी सार्वभौमिकता के साकार रूप में, और डी समुदाय के साकार रूप में। तो यहाँ पर जो उत्तर सही है वह सही है सी है सार्वभौमिकता के साकार के रूप में। अभी हम इसके पहले क्वेश्चन में आंसर व्याख्या कर रहे थे कि जो हीगल है यह हीगल नागरिक समाज की बात करता है। नागरिक समाज तो ये नागरिक समाज हीगल के दृष्टिकोण से द्वंद्वात्मक प्रक्रिया की ये द्वितीय स्थिति है, यह सेकंड स्थिति है। इसकी एक दो विशेषताएं होती हैं। पहला जो है संकीर्णता होता है, यानी संकीर्णता या स्वार्थवाद आप कह सकते हैं, स्वार्थवाद। इस संकीर्णता और स्वार्थवाद के आधार पर ही जो है नागरिक समाज काम करता है। नागरिक समाज वस्तुतः समाज में जब परस्पर एक दूसरे से संबंध बनाता है, रिलेशंस स्थापित करता है, तो उसका जो आधार होता है वह हित होता है, वह स्वार्थ होता है, वह उसका आधार प्रेम नहीं होता है। किंतु जो नागरिक समाज का क्षेत्र होता है, यह क्षेत्र जो है यह विस्तृत हो जाता है। विस्तृत नागरिक समाज का क्षेत्र जो होता है काफ़ी विस्तृत हो जाता है, सार्वभौमिक ढंग का हो जाता है। तो इसलिए जो उत्तर सही है सार्वभौमिकता के साकार के रूप में। अब आप अगले प्रश्न पर आइए। 68 है, निम्न देशों में से किसने एक ही प्रयास में सार्वभौम मताधिकार अपनाया? ए यूके, बी भारत, सी यूएसए और डी चीन। तो इसमें जो उत्तर आपका सही है वह है बी भारत। देखिए, चाहे आप संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर लें, चाहे आप ब्रिटेन की बात कर लें, तो वहाँ पर पुरुष और महिला को समान अधिकार प्रारंभ में नहीं दिया गया था। वहाँ पर महिलाओं को अपना अधिकार पाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। ब्रिटेन में आकर के 1928 में जाकर के जो है महिलाओं को मताधिकार दिया गया। तो यहाँ पर बात सार्वभौम मताधिकार की बात कही गई है कि यानी राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो और कोई भी लिंग हो, सभी को समान रूप से मत देने का अधिकार होना चाहिए। यह है सार्वभौम मताधिकार। भारत ने अपने संविधान को जो है 26 जनवरी, कब? 26 जनवरी 1950 को अपनाया और इसने एक ही झटके में संविधान में एक अनुच्छेद का प्रावधान किया, यानी आर्टिकल 326 का प्रावधान किया। और इसी प्रावधान के तहत जो है सार्वभौम मताधिकार, यानी सभी लोगों को सार्वभौम मताधिकार प्रदान कर दिया। प्रारंभ में भारत में मताधिकार यानी कोई भी नागरिक है, जब वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेता था
तब वह मत देने का पात्र हो जाता था। भारत में ऐसा प्रावधान था 1989 के पहले। किंतु 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मताधिकार की आयु, क्या आयु जो है वह घटा दी गई, और घटा करके अब आयु 18 वर्ष कर दी गई। यानी भारत में कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है वह जो है मताधिकार उसे प्राप्त हो जाता है, और यह सार्वभौम रूप से मिलता है। मताधिकार देने में किसी भी तरह के लिंग, जाति, धर्म, वर्ग इत्यादि का भेदभाव नहीं किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 68 के उत्तर को आप समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 69 है, जनमत का वास्तविक अर्थ है ए तर्क पर आधारित मत, बी बहुमत का मत, सी वह मत जो समस्त समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखे, और डी सर्वसंबंधित पक्षों का मत। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है सी, और सी उत्तर वह मत जो समस्त समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखे। जनमत शब्द है, आप देखिए क्या है जनमत। जनमत का जो अर्थ होता है वह होता है जनता का मत। यानी आप जनमत में कह सकते हैं कि जनता का किसी समस्या या फिर आप कह सकते हैं मुद्दा या मुद्दे पर जनता का रुख या विचार। तो जनता का रुख या विचार किसी भी मुद्दे पर जो बहुमत से संबंधित होता है वह क्या है जनमत है, और बहुमत पर संबंधित होने के बावजूद भी यह लोगों के कल्याण पर आधारित होता है, लोगों के हितों से संबंधित होता है। यही जो है आपका जनमत है। किसी मुद्दा, किसी विषय और पर जो है जनता का राय, विचार। जनमत के निर्माण के बहुत सारे साधन हैं। आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इसके बाद पत्रिकाएं आपकी हो गई, राजनीतिक दल हो गए, दबाव समूह हो गए। ये सारे जो समूह या चीज़ें हैं ये जनमत के निर्माण के साधन होते हैं। किसी मुद्दे पर जनता का मत अथवा राय जानने का प्रयास करते हैं, उभारने का प्रयास करते हैं, जिससे उसके संदर्भ में नियम अथवा कानून बनाए जा सके। प्रश्न संख्या 70 है कि निम्न में से किस एक विवाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को मान्यता दी है। ए मैस्क्यूलोच बनाम मेरीलैंड, बी मार्बरी बनाम मेडिसन, सी गिब्बन बनाम ओगड्यू, और डी स्टॉक बनाम स्टैनफोर्ड। तो इसमें जो उत्तर है वह है मार्बरी बनाम मेडिसन। तो यहाँ पर जो है एक केस आया कहाँ पर, अमेरिका में। अमेरिका में एक केस आया मार्बरी बनाम मेडिसन का, और इस केस में न्यायाधीश थे मार्शल। और यह केस जो आया यह 1803 में आया। तो इस केस में जो है न्यायाधीश मार्शल ने संविधान के अनुसार जो है विधायिका अथवा कार्यपालिका के शक्तियों के पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त की। उसे जो है आपको न्यायिक पुनरावलोकन
कहा गया। तो आप यहाँ पर देखिए कि इसमें जो उत्तर सही है वह है मार्बरी बनाम मेडिसन। प्रश्न संख्या 71 कि मार्क्सवादी यानी मार्क्सवादी सोशलिज्म के अनुसार समाजवादी राज्य में राज्य, सोशलिस्ट सोसाइटी में राज्य कैसा होगा, यह इस प्रश्न में पूछा हुआ है। ए, यह पूरी तरह अनावश्यक है, सुपरफ्लुअस यानी राज्य की आवश्यकता नहीं है जैसा अराजकतावादी मानते हैं। बी, आवश्यक है। सी, किसी भी वर्ग के विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता। डी, समाप्त कर दिया जाता है। इसमें जो उत्तर है कि यहाँ पर मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार सोशलिस्ट जो स्टेट होगा उसमें जो है राज्य जो है वह आवश्यक है, नेसेसरी है। क्योंकि आप देखिए कि जो कार्ल मार्क्स है वह कहता है कि जो पूंजीवादी समाज होगा, कौन सा समाज? पूंजीवादी समाज। ये पूंजीवादी जो समाज होगा इस समाज में शोषण होगा और शोषण के फलस्वरूप जो सर्वहारा वर्ग है वह क्या करेगा? क्रांति करेगा। और यह क्रांति जो होगी हिंसक होगी। कैसी होगी? हिंसक होगी और एकाएक होगी। एकाएक होगी। तो क्रांति होने के बाद सर्वहारा का अधिनायक तंत्र होगा। सर्वहारा का अधिनायक तंत्र होगा। और इस अवस्था में जो है आप देखिए कि राज्य का अस्तित्व होगा, राज्य होगा, लेकिन यह राज्य जो है पूंजीवादी राज्य से क्या होगा? भिन्न होगा। और इस राज्य में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार काम करेगा और योग्यता अनुसार या काम अनुसार प्राप्त करेगा। तो आपने ये देखा कि जो मार्क्सवादी समाजवाद है, मार्क्सवादी समाजवाद, इस समाजवाद में राज्य जो है वह आवश्यक है। 72वां प्रश्न है कि निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसके लिए यह कहा गया कि वे राजनीति में उग्र उन्मूलनवादी। यहाँ पर उग्र उन्मूलनवादी का मतलब है कि एक्सट्रीमिस्ट यानी बदलाव, परिवर्तन चाहने वाला लेकिन सामाजिक मुद्दों पर रूढ़िवादी थे। ए, गोपाल कृष्ण गोखले। बी, बाल गंगाधर तिलक। सी, लाला लाजपत राय। और डी, मदन मोहन मालवीय। तो इसमें देखिए कि बाल गंगाधर तिलक यही जो है राजनैतिक मुद्दों पर तो जो है ये क्रांतिकारी परिवर्तनवादी यानी बदलाव चाहते थे, लेकिन सामाजिक मुद्दों पर ये जो है रूढ़िवादी थे। प्रगति का जो है, बदलाव का जो है ये समाज के संदर्भ में विरोध करते थे। तो बात यहाँ पर तिलक की हो रही है। तिलक राजनीति के क्षेत्र में, राजनीति की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने जो है स्वराज का नारा लगाया और कहा कि जो है कि हमारे देश से जो है जो अंग्रेज हैं वे चले जाएं, उसके लिए हमें क्रांति, हिंसा इत्यादि का भी सहारा लेना पड़े तो हमें लेने से हिचकना नहीं चाहिए। तो इन्होंने कहा कि स्वराज हमारा जो है जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। किंतु सामाजिक मुद्दे कई ऐसे थे, सामाजिक इन मुद्दों पर इनके जो विचार थे वे परंपरागत विचार थे। जैसे आप देखिए कि इन्होंने बाल विवाह और स्त्री शिक्षा
आदि विषय जो थे ये परंपरागत आधार पर ये चलाने के हिमायती थे, है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि इस प्रश्न में जो उत्तर सही है वह बाल गंगाधर तिलक है। प्रश्न संख्या 73 73 पर आते हैं। किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है तथा प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। ए एडमंड बर्ग, बी अरस्तु, सी मैकाइवर और डी मॉर्गन। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है एडमंड बर्ग। एडमंड बर्ग जो है यह रूढ़िवादी था। क्या था? रूढ़िवादी। और यह जो है राज्य को आवश्यक मानता था, आवश्यक और आवश्यक मानता था। इसलिए उसने कहा कि राज्य जो है यह विज्ञान में साझेदारी है, यह कला में साझेदारी है और साथ साथ प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। ऐसा जो है कौन मानता था? बर्ग मानता था। प्रश्न संख्या 74 74 पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 74 74 देखिए कि निम्नलिखित में से किस विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता विरोधी समझा जाता है। यानी कानून, लॉ एंड लिबर्टी एक दूसरे के विरोधी हैं, अपोजिट हैं, ऐसा किस विचारधारा में माना जाता है। पहला है लोकतांत्रिक विचार पद्धति यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम में, या क्लासिकल लिबरल विचार पद्धति में, शास्त्रीय उदारवादी पद्धति में, या सोशलिस्ट विचार पद्धति में, समाजवादी विचार पद्धति में, समष्टिवादी विचार पद्धति में यानी कलेक्टिव मेथड्स या विचार पद्धति में। तो आप यहाँ देखिए जो उत्तर सही है वह है शास्त्रीय उदारवादी पद्धति। इस शास्त्रीय उदारवादी पद्धति क्या है कि 19वीं शताब्दी में जो है आपका नकारात्मक उदारवाद आता है। नकारात्मक क्या? उदारवाद। यह नकारात्मक उदारवाद व्यक्ति को जो है विवेकशील मानता है। व्यक्ति को क्या मानता है? विवेकशील प्राणी, विवेकशील। यानी व्यक्ति अपने बुद्धि, अपने विवेक से अपना जो है विकास या डेवलपमेंट बेहतर तरीके से कर सकता है। राज्य को व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपना बेहतर जीवन समझता है और इसलिए राज्य व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि राज्य जो है यही जो है कानून का निर्माता है। किसका निर्माता है? कानून का। और कानून चूंकि व्यक्ति के आज़ादी पर क्या लगाते हैं? प्रतिबंध लगाते हैं। इसलिए ये प्रतिबंध ना हो व्यक्ति की आज़ादी पर, ऐसा मानता है शास्त्रीय उदारवादी पद्धति। और यही जो है स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे को विरोधी मानता है। प्रश्न संख्या अगला है प्रश्न संख्या 75। जीवन, स्वतंत्रता और सुखानुसरण तथ्य है। ए अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र का, बी भारत के संविधान के उद्देशिका का, सी सोवियत नागरिकों के अधिकार से संबंध रखने वाले यूएसएसआर के संविधान का, और डी जो है वह है यूनाइटेड स्टेट के संविधान के अधिकार पत्र का। तो आप देखिए कि ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में जो उत्तर सही है अमेरिकी घोषणा पत्र। अमेरिकी घोषणा पत्र यह आया जो है 1776 में, 4 जुलाई 1776 में। जो अमेरिका था, यह अमेरिका भी जो है, अमेरिका यह भी ब्रिटेन के अधीन जो है पराधीन था, और वहाँ के 13 उपनिवेशों ने
13 जो राज्य थे, इन 13 राज्यों ने जो है क्या किया, सम्मिलित होकर के अपना स्वतंत्रता घोषणा पत्र तैयार किया और उस घोषणा पत्र में जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण की बात कही गई। अमेरिकी घोषणा पत्र में कहा गया कि हम इस सत्य को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि परमात्मा ने मनुष्य को कुछ अधिकार दिए हुए हैं, ये नैसर्गिक है, मनुष्यों से इसे कोई छीन नहीं सकता है, और वे अधिकार क्या हैं, जीवन स्वतंत्रता और सुखानुकरण के अधिकार। तो आपके समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 76 है, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रख्यात लेखक कौन है? A.V. डाइसी, हरमन फाइनर, R.G. गैटल, F.W. विलोबी। तो एक पुस्तक है और इस पुस्तक का जो लेखक है वह है A.V. डाइसी, और यही वह पुस्तक है जो इंग्लैंड में लिखी गई। कहाँ? इंग्लैंड में, चूंकि डाइसी इंग्लैंड का रहने वाला था, और इसी पुस्तक में उसने विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ की बात कही गई है। और यह पुस्तक इतना महत्वपूर्ण है, इसमें निहित कई बातों को दुनिया के यानी विश्व के अनेक देशों ने जो है इसको अपनाया है, कुछ बातों को। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें उत्तर क्या है। प्रश्न संख्या 77 है, निम्नलिखित में से किसने अधिकारी तंत्र यानी ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही के विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया है? A. F.M. मार्क्स, B. विल्फ्रेडो पैरेटो, C. मैक्स वेबर और D. हर्बर्ट ए सिमो। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने नौकरशाही, क्या? नौकरशाही, ये नौकरशाही को अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। और मैक्स वेबर ने इस नौकरशाही को तर्कसंगत आधार पर, तर्कसंगत या फिर आप कह सकते हैं विवेकपूर्ण या फिर आप कह सकते हैं विधिक। क्यों? क्योंकि नौकरशाही जो भी काम करेगा वह विधि के अनुरूप ही करेगा, विधि के अनुरूप यानी विधि से अलग नहीं। नौकरशाही की विशेषता होगी कि जो नौकरशाही है निर्णय लेते समय किसी भी विषय वस्तु पर उसके जो विचार हैं, उसके जो भावनाएं हैं, उससे संबंध नहीं रखेंगे, बल्कि निर्णय जो उसके होंगे वे विधि के अनुकूल विवेकशील होंगे। विवेकशील, और विवेकशील कब होंगे? जब वो कानून के अनुरूप होंगे। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है मैक्स वेबर। अब अगला प्रश्न, प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किसने किया था? ए. प्लेटो ने, बी. अरस्तु ने, सी. बोधा ने और डी. लॉक ने। देखिए कि इसमें जो उत्तर सही है वह है बोधा, और बोधा ने 16वीं शताब्दी में जो है संप्रभुता का सबसे पहले, क्या? संप्रभुता जो है का सबसे पहले विश्लेषण करने वाला जो विचारक है वह है बोधा। बोधा ही वह विचारक है जिसने कहा कि संप्रभुता जो है वह जो है नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके ऊपर कानून का कोई बंधन नहीं है, कानून का बंधन नहीं। लेकिन यह बात बोधा कहता जरूर है, लेकिन बोधा की जो संप्रभुता है वह सीमित भी है, सीमित है। यह सीमा जो लगाया गया है
उसके ऊपर प्राकृतिक कानूनों की सीमा है। नेचुरल लॉ का प्राकृतिक कानून। और इसके साथ दूसरी सीमा जो बोधा अपने संप्रभुता पर लगाता है वह है दैवीय कानून। दैवीय कानून। इस तरह से जो बोधा है वह पूरी तरह से एकलवादी संप्रभुता का समर्थन नहीं कर पाता है, क्योंकि वह सीमाएं लगा देता है। किंतु बोधा के बाद जब हाब्स आता है, कौन आता है? हाब्स। हाब्स काफ़ी सीमाएं जो है संप्रभुता से हटा देता है, केवल आत्मरक्षा के आधार पर संप्रभुता पर बंधन लगाता है। हाब्स के बाद ऑस्टिन आता है। कौन? ऑस्टिन। ऑस्टिन वास्तव में जो है यही जो है संप्रभुता सॉवरेंटी के मोनेस्टिक थ्योरी, एकलवादी सिद्धांत का प्रणेता होता है। और इस तरह से यहाँ से लेकर के आपने देखा कि ये सभी जो है ये संप्रभुता के विधिवादी यानी विश्लेषणात्मक न्याय शास्त्र से ये संबंधित हैं। तो आपने इस प्रश्न के उत्तर को देख लिया। प्रश्न संख्या 79 सूची 1 है, सूची 2 है, दोनों को सम्मिलित करना है सही कूट का प्रयोग करते हुए। सूची 1 में कुछ अवधारणाएं, कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। सेकंड में कुछ थ्योरिस्ट, कुछ विचारक हैं, उनसे जो है आपको मिलान करना है। पहला बात कहता है कि राज्य का दार्शनिक सिद्धांत किसने दिया है। तो आप देखिए इसमें एक बोसांके ऑप्शन है, तो बोसांके ने राज्य का दार्शनिक सिद्धांत दिया। राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत जो है वह केल्सन का है, यानी तीसरा इसमें सही है। दार्शनिक उग्रवाद बेंथम का है। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो बेंथम है यह तो उपयोगितावादी है, ये दार्शनिक उग्रवादी कैसे जो था। तो हाँ, तो बेंथम जो है दार्शनिक उग्रवाद का समर्थक था। इसने जो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार, सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात कही। इसके साथ साथ कई जो है इसने परिवर्तन के भी सुझाव दिए है ना। तो आप देखिए कि नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि जो है कि पूर्व की दशा में गणतंत्रवाद, तो जब मैकियावेली जो है शासन का वर्गीकरण करता है तो उसमें यह गणतंत्रवाद की बात मैकियावेली करता है। तो 4 ऑप्शन आपके हैं, 1 2 3 4। तो इसमें से कौन सही है? ए का आप देखिए 4 सही है, तो ए का 4 यहाँ है। बी का आप देखिए 3 सही है, बी का 3 यहाँ भी है, बी का 3 यहाँ भी है। इसके बाद सी का आप देखिए 2 सही है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। और इसके बाद डी का 1 आप देखिए 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है। तो आप देखिए इसमें जो है चारों ऑप्शनों में विकल्प संख्या 1 सही है। तो इसका सही उत्तर आप देख लीजिए। प्रश्न संख्या 80 है कि फ्रांस की क्रांति का स्वरूप था। तो फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? बुर्जुआ था, सर्वहारा था, समाजवाद था, नवलोकतांत्रिक था। तो यह जो है बुर्जुआ था। बुर्जुआ जो है यह शब्द वास्तव में मार्क्सवादियों के द्वारा किसके लिए प्रयोग किया गया? पूंजीवादियों के लिए, पूंजीवादियों के लिए। और ये जो पूंजीवादी थे, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी
ये मध्य वर्ग से संबंधित थे, जिन्होंने जो है फ्रांस में स्वतंत्रता और क्या समानता और क्या बंधुत्व का नारा लगाया, और फ्रांस के जो वहाँ का शासक रहा है उसे जो है पदच्युत करके, विद्रोह करके जो है वहाँ पर जो है गणतंत्र की नींव रखी। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे ये बुर्जुआ यानी मध्य वर्ग से संबंधित थे। तो उत्तर आपका आ गया होगा। अगला प्रश्न आप देखिए, 81वां प्रश्न है कि अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा कार्यकुशलता, उत्पादन वृद्धि तथा व्यापक संपन्नता। इस प्रश्न में अनियंत्रित बाजार यानी बाजार का नियंत्रण नहीं करना है, बाजार को अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने के लिए खुला छोड़ देना है। तो इस पूंजीवाद का परिणाम बताते हैं कि उत्पादन की वृद्धि होगी तथा समाज में संपन्नता आएगी, गरीबी हटेगी। इस तरह की विचारधारा से कौन संबंधित है? नव उदारवाद के साथ, बी नव अनुदारवाद के साथ, सी नव मार्क्सवाद के साथ, डी इनमें से किसी के साथ नहीं। तो नव उदारवाद यह नियोलिबरलिज्म है, नव अनुदारवाद नियो कंजर्वेटिज्म है, नव मार्क्सवाद न्यू मार्क्सिज्म है। तो इसमें जो उत्तर ए है वह है नव मार्क्सवाद, यह सही है। तो आप देखिए कि जो नियोलिबरलिज्म है यह जो है बाजार की प्रतिस्पर्धा में विश्वास करता है। प्रतिस्पर्धा यानी जो राज्य की भूमिका है केवल बाजार की सुरक्षा करे। राज्य का काम बाजार पर नियंत्रण नहीं है और बाजार और राज्य जो है, जो उसके कार्य क्षेत्र काफ़ी बढ़े हुए थे, राज्य अपने को समेट ले यानी कम से कम करे। राज्य का जो काम है टैक्स को जो है यह काफ़ी कम कर दे, यानी इसमें जो है इंटरप्रेन्योरशिप को जो है यह बढ़ावा दे। इसके साथ साथ सारी चीज़ें जो है यह कहता है बाजार पर आधारित हो। यही नव उदारवाद की मांग है, जिसके परिणामस्वरूप ये उदारीकरण और निजीकरण और क्या भूमंडलीकरण, यह जो है नव उदारवाद की देन है। यह जो है व्यक्ति को खुला छोड़ देता है कि वह अपनी योग्यता का सर्वोत्तम प्रदर्शन बाजार में करे और अपने सर्वोत्तम हित को जो है प्राप्त करे, जिससे समाज और व्यक्ति दोनों की उन्नति हो। प्रश्न संख्या 82 है, कार्ल मार्क्स और एंगल्स सहलेखक हैं। सहलेखक यानी मार्क्स और एंगल्स ने कौन सी पुस्तक साथ साथ लिखी है? ए दास कैपिटल, बी एंडी ट्यूरिंग, सी जर्मन आइडियोलॉजी और डी क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम। कई पुस्तकें ऐसी हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं कि मार्क्स और एंगल्स ने कौन सी लिखी थी। इसमें जो विकल्प संख्या आपका सी है, यही जो है मार्क्स और प्लस एंगल्स ने जो है मिल करके जो है लिखा था। लेकिन इसके अलावा एक पुस्तक और भी है, कम्युनिस्ट
मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो यह कब लिखी गई? 1848 में। इसको भी मार्क्स एंजल ने लिखा है। एक और है द होली फैमिली, होली फैमिली, इसको भी जो है मार्क्स एंजल्स ने लिखा है। इन 3 किताबों को आप ध्यान में रखिए, जब कभी परीक्षाओं में आए तो आप सही उत्तर चुनिए। प्रश्न संख्या 83 आपका है कि फांसीवादी निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता? जो फांसीवाद है वस्तुतः यह जो है सर्वाधिकारवादी, सर्वाधिकारवादी विचारधारा है। यानी यह हर क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करने वाली विचारधारा है। यह कहता है कि निम्न में से 4 विकल्प जो दिए गए हैं, इनमें से कौन समर्थन जो है फांसीवादी नहीं करता है? ए, समाज की निगमवादी धारणा, प्रजाति उत्कृष्टता, सर्वहारा की तानाशाही, आज्ञा पालन और अनुशासन। इसमें जो उत्तर सही है सर्वहारा की तानाशाही, यही जो है फांसीवाद समर्थन नहीं करता है, क्योंकि सर्वहारा की तानाशाही जो है यह मार्क्सवाद से संबंधित है, ना कि फांसीवाद से। जबकि निगम कॉर्पोरेट स्वरूप की बात फांसीवादी करता है। प्रजाति उत्कृष्टता यद्यपि यह नाजीवाद की है, नाजीवाद विशेष रूप से, लेकिन यह फांसीवाद से भी संबंधित है। आज्ञा, अनुपालन और अनुशासन, जो फांसीवाद का नेता था, इसका जो है नेता जो था वह कौन था? मुसोलिनी था, मुसोलिनी था। यह कहता था कि आज्ञा मानो और अनुशासन का पालन करो। तो आप देखिए कि इसके साथ साथ जो फांसीवादी विचारधारा है इसमें कई बातें हैं, जैसे ये प्रजातंत्र विरोधी है, या जो है समाजवाद, साम्यवाद यह विरोधी है, यह अंतर्राष्ट्रीयतावाद का विरोधी है, यह युद्ध का जो है समर्थन करता है, या हिंसा का समर्थन करता है, आदि बातें जो है फांसीवाद की हैं। तो आप फांसीवाद के संबंध में समझ गए। प्रश्न संख्या 84 है कि रूसो के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? रूसो ने तर्क, बुद्धिवाद, व्यष्टिवाद के परित्याग द्वारा संविदा सिद्धांत मुख्य का रूपांतरण किया। बी, रूसो ने हाब्स लॉक के संविदा सिद्धांत को अधिक संगत और सुव्यवस्थित बनाया। सी, रूसो ने पूर्ववर्ती संविदा चिंतकों के नैसर्गिक विधि और नैसर्गिक अधिकार की परंपरा को जारी रखा। डी, राज्य की प्रकृति के बारे में रूसो के सामान्य निष्कर्ष राजनीतिक दर्शन में प्रत्ययवादी सर्वाधिकारवादी परंपरा के आगमन को अभिव्यंजित नहीं करते। इसमें जो उत्तर सही है वह है ए, रूसो ने तर्क, बुद्धिवादी, व्यष्टिवाद के परित्याग द्वारा संविदा सिद्धांत का जो है रूपांतरण किया। देखिए कैसे, ये रूसो है। रूसो जो है जब मानव स्वभाव की बात करता है, ना तो लॉक की तरह रूसो मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानता है, और ना ही जो है हाब्स की तरह उसे स्वार्थी, धृष्ट, पशुवत मानता है, बल्कि यह रूसो जो है संवेदनशील प्राणी मानता है। संवेदनशील प्राणी जो है मानता है, जो विवेक से नहीं बल्कि भावनाओं से संचालित होता है। तो नोबल सेवेज है रूसो का जो है मनुष्य, और इस आधार पर जब वो आगे बढ़ता है और अपने सामाजिक संविदा के सिद्धांत का वह प्रतिपादन करता है, तो इस तरह जो उत्तर ए है वही यह सही है। प्रश्न संख्या 85 2003 का अंतिम प्रश्न है कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए, मिल ने स्वतंत्रता की अवधारणा उपयोगितावाद से तार्किक रूप से सुसंगत है। यह गलत है, क्योंकि उपयोगितावाद से मिल जो है डिफर करता है, अलग अपने को करता है।
मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा उपयोगितावाद से विसंगत है, ये भी नहीं है। अधिकतम लोगों का अधिकतम हित की प्राप्ति में मिल की स्वतंत्रता को अपरिहार्य साधन मानता है, नहीं। मिल का विचार है स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता नहीं प्राप्त करता, विकास और एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता है। इसमें विकल्प संख्या डी जो आपका है यही जो सही है। मिल जो है यानी जॉन स्टुअर्ट मिल, कौन? जॉन स्टुअर्ट कौन? मिल। यह जॉन स्टुअर्ट मिल जो है इसने जो है स्वतंत्रता का विचार दिया है, स्वतंत्रता का विचार दिया है। स्वतंत्रता के विचार में इसने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है मिल जो है बंधन स्वीकार नहीं करता है, बंधन स्वीकार नहीं, क्योंकि मिल कहता है कि अगर इस पर बंधन लगा दिया गया तो समाज में जो अच्छी बातें हैं, जो समाज के विकास के लिए जरूरी हैं, वे समाज के सामने आने से रुक जाएंगे। यहाँ तक कहता है कि मिल कि जिस तरह से 10 व्यक्तियों को जो है एक व्यक्ति पर जो है उसके विचार अभिव्यक्ति को रोकने का अधिकार नहीं है, उसी तरह से एक व्यक्ति को भी 10 व्यक्तियों के विचार अभिव्यक्ति को रोकने का अधिकार नहीं है। मिल यहाँ तक कि पागल तक को भी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बात करता है। जॉन स्टुअर्ट मिल जो है विचार अभिव्यक्ति के बाद कार्य विषयक आज़ादी की बात करता है, कार्य विषयक, और कार्य विषयक स्वतंत्रता को वह 2 भागों में बांटता है, एक निजी और एक सार्वजनिक। तो निजी क्षेत्र में वह कहता है कि हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति निजी जीवन में क्या कर रहा है, इससे समाज को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सार्वजनिक जीवन को कोई प्रभावित कर रहा है तो यहाँ राज्य जो है व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है। तो इस तरह से आपने मिल को देखा। आपने प्रश्न संख्या 61 से लेकर के प्रश्न संख्या 85 का सर्वमान्य हल और व्याख्या देखा। अब हम अगली कक्षा में 2004 के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए विदा।